प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आप लोगों ने आज सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हल किया है। आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं इसी सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल आंसर। निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप अपने प्रश्नों का मिलान मॉडल आंसर से भी करके देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर था यह 3 घंटे का होता है और कुल 75 अंक का पूर्णांक है। निर्देश आप सभी लोगों को मालूम है। हम सीधे आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है नवीकरण योग्य। तो आप लोगों को बता दूं कि लौह अयस्क नवीकरण योग्य संसाधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि नवीकरण योग्य वे संसाधन होते हैं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो अयस्क हैं, किसी भी धातु के अयस्क हों, खनिज पदार्थ कोई भी हों, ये पृथ्वी से खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। जो एक बार पृथ्वी से बाहर निकल जाए, धरती के अंदर से निकल जाए, तो दोबारा बनने में उनको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अतः इनको नवीकरण योग्य संसाधन नहीं माना जाता। दूसरा है प्रवाह। ये प्रवाह भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रवाह वे संसाधन होते हैं जो ना तो नवीकरण योग्य होते हैं ना ही अनवीकरण योग्य। अर्थात ये वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधनों से अलग होते हैं, जैसे बहता हुआ पानी, सौर विकिरण, पवनें इत्यादि। जैव संसाधन ये हो ही नहीं सकते, चूँकि जैव का अर्थ होता है जीवित, और कोई भी खनिज पदार्थ जीवित नहीं होता। अब विकल्प बचा अनवीकरण योग्य, अर्थात सही उत्तर है ड, अनवीकरण योग्य। अगला विकल्प है चावल इस प्रकार की फसल है। तो धान से चावल बनता है, और धान की जो फसल है वह वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और वर्षा ऋतु की फसलों को हम कहते हैं खरीफ की फसलें। रबी ठंड की फसलें, जायद गर्मी की फसलें, नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू इत्यादि होती हैं। इसका सही उत्तर है खरीफ फसल। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। इसका उत्तर आएगा बाल्कान क्षेत्र, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाले अध्याय का अंतिम अध्याय है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अगला प्रश्न है पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी। बिहार का संबंध कपड़ा मिल से है। जहानाबाद में कपड़ा मिल स्थापित किया गया था, जो कि आपके औद्योगिकरण के योग वाले अध्याय में दिया हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में भी कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। बंगाल यानी कलकत्ता यानी बंगाल, तो कलकत्ता में जूट मिल स्थापित की गई थी, जो कि बंगाल में है। ये सही उत्तर है। महाराष्ट्र के बम्बई को भी वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इस प्रश्न से एक और प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध वस्त्र उद्योग से नहीं है। तो बिहार का संबंध वस्त्र उद्योग से है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है। बंगाल का संबंध जूट या पटसन उद्योग से है। सही उत्तर है बंगाल। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते थे। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकारों का निर्माण होता था या गठन होता था, उसे 3 भाषा बोलने वाले लोग करते थे। एक था फ्रेंच, डच और जर्मन, जहाँ पर 40% लोग बोला करते थे फ्रेंच, 59% लोग बोला करते थे डच, और 1% लोग बोलते थे जर्मन। सही उत्तर फ्रेंच, डच और जर्मन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो जब इस तरह के प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास अर्थात वह विकास जिसमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि वे वर्तमान पीढ़ी के लिए उपयोगी हों, साथ ही अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित हों। अक्षय संसाधन ये तो हमेशा ही सुरक्षित संसाधन रहेंगे, जिनका कभी क्षय नहीं होता। सतत विकास का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ना ही जैविक संसाधनों का लेना देना है, ना ही कृषि संसाधनों का, चूँकि कृषि संसाधनों को पुनर्प्राप्त किया जाता है, जैविक संसाधन भी पुनः प्राप्ति योग्य हो जाते हैं। शेष बचे प्राकृतिक संसाधन, अर्थात
प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन जो कि जैसे पेट्रोल, कोयला इत्यादि, जो कि एक बार उपयोग में कर लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग इस तरह किया जाए कि वे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें। इसलिए उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधन। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चीनी उद्योग का कच्चा माल मतलब शक्कर किससे बनाई जाती है? गन्ने से। कैरोल कुर्पिस्की का संबंध खाली स्थान राष्ट्र से है। पोलैंड। जब पोलैंड पर रूस का कब्जा था तब कैरोल कुर्पिस्की ने पोलनेस और माजूरका नाम के लोक नृत्यों के माध्यम से पोलैंड के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का संचार किया। संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना बहुसंख्यकवाद कहलाता है। यह सत्ता की साझेदारी वाले अध्याय में दिया हुआ है, जो कि श्रीलंका के संदर्भ में है। खालिस्तान देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये 3 ऐसे देश हैं जिनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। अर्थात स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत अच्छा है। अगला खालिस्तान। नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा खालिस्तान व्यवस्था में किया जाता है। बात आ रही है नागरिकों की। नागरिक होते हैं लोकतंत्र में, अर्थात सूचनाओं का साझा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किया जाता है और इसको साझा करने वाला अधिकार कहलाता है सूचना का अधिकार। यह प्रश्न या यह खाली स्थान लोकतंत्र के परिणाम वाले अध्याय से लिया गया है। 6वां खालिस्तान। खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित क्षेत्रक आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक वाले अध्याय में यहाँ पर दिया हुआ है रोजगार के आधार पर जो 2 क्षेत्रक हैं, संगठित और असंगठित, जिसमें संगठित क्षेत्रक ऐसा है जिसमें श्रमिकों को हर तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां मिलाइए। अफीम। अफीम शब्द का जिक्र आ रहा है और अगर सामने कहीं चीन दिखाई दे तो आंख बंद करके अफीम का सही उत्तर चीन लगा दीजिए, क्योंकि चीन का संबंध ही अफीम से था। अगला शब्द है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में हुआ था। औसत आय। औसत आय के आंकड़ों को जारी करता है विश्व बैंक। 2 स्तर की सरकारें, अर्थात जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हों उसको बोलते हैं हम संघवाद। और अंत में आया कांडला। कांडला जिसका कि नाम है दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। इस तरह से सही जोड़ियां आप लोगों ने मिला ली और सही कर ली। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रक्षक मेखला क्या होती है? रक्षक मेखला कतारबद्ध तरीके से लगाए गए पेड़ों की बाड़ होती है, जो कि राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में पवनों की गति को कम करके मृदा अपरदन को रोकती है। इसके बाद अगला प्रश्न, 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? यह जल संसाधन वाले अध्याय का प्रश्न है और यह प्रश्न मार्किंग स्कीम के अनुसार 1 अंक का है और एक वाक्य में उत्तर का 1 अंक में ये आ गया, अर्थात अब इस अध्याय के प्रश्न आगे नहीं मिलना चाहिए। इसका उत्तर होगा 20 करोड़ लोग। ये पहले ही पृष्ठ पर उस अध्याय में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका उत्तर है 4 फरवरी 1922। यदि आपको 4 फरवरी याद ना भी रहे, केवल 1922 भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैध सरकार वो सरकार होती है जो जनता के द्वारा चुनी जाए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतांत्रिक सरकार होती है, इसीलिए इसे वैध सरकार कहते हैं। कक्षा 9 में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों वाले अध्याय में आप लोगों ने देखा था कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के शासक बने थे, लेकिन उनको वहाँ की जनता ने नहीं चुना था, इसलिए उसे हम वैध सरकार नहीं कहेंगे। वैध सरकार भारत में
वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार को कहा जाता है क्योंकि इसे भारतीय नागरिकों के द्वारा चुना गया है। अगला प्रश्न, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मीडिएटर की तरह कार्य कौन करता है? बैंक करता है निश्चित रूप से। मुद्रा और साख वाले अध्याय का यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य लिखिए। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि झूम खेती किसे कहते हैं। झूम खेती के अंतर्गत जंगलों को काटकर नए खेतों का निर्माण किया जाता है, जिससे जंगलों का नुकसान होता है। इसमें बोल रहा है नुकसान नहीं होता, मतलब यह हो गया असत्य। अगला वाक्य है, 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। घोर असत्य है यह वाक्य, क्योंकि पूना समझौता जो है वह गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जबकि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसी दिल्ली समझौते के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला प्रश्न, अगला वाक्य, फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। यह भी घनघोर असत्य है, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद पुनः लोकतंत्र के परिणाम वाले अध्याय से यह प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। बिल्कुल यह सत्य है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक समानता प्राप्त होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सत्य है। भारत में उदारीकरण 1991 से आरंभ हुआ। यह भी सत्य है। अब आते हैं हम 2 अंकों के प्रश्नों पर। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? इसके संदर्भ में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं विकल्पों के प्रश्न को हल करते समय कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का इस तरह प्रयोग किया जाए कि वह वर्तमान पीढ़ी के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहें। जैसे आप लोग कक्षा 10 में कक्षा में जिन बेंचों पर बैठते हैं उनका प्रयोग इतने विवेकपूर्ण ढंग से करें कि वे कक्षा 9 के जो विद्यार्थी अगले वर्ष 10वीं में आएंगे उनके लिए भी सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न है, परती भूमि से क्या अभिप्राय है? परती भूमि मतलब यदि एक कृषि वर्ष में या उससे कम समय में हमने उस पर कोई खेती नहीं की है तो उसे हम परती भूमि कहते हैं। गहन जीविका कृषि को परिभाषित कीजिए। गहन जीविका कृषि वह कृषि होती है जो बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए की जाती हो। इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, मतलब इसका प्रयोग उद्योगों के लिए किया जाता है। इसे भी लंबे चौड़े क्षेत्र में किया जाता है। इसके पहले हमने देखा कि अधिक श्रम और लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाने वाली खेती गहन जीविका कृषि भी है, लेकिन वह जनता की पेट भरने के लिए होती है, जबकि रोपण कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, केला इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 8वां, विनिर्माण किसे कहते हैं? जब हम किसी भी कच्चे पदार्थ को या प्राथमिक उत्पाद को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करने की मात्रा जब बहुत अधिक होती है तब उसे हम विनिर्माण कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्योगों के माध्यम से कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने वाली व्यवस्था को विनिर्माण कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधारभूत उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनसे बनी हुई मशीनें या जिनसे बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किन्हीं दूसरे उद्योगों में कच्चे माल की तरह किया जाए, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ये होते हैं लोहा इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, रसायन उद्योग, बिजली उद्योग, मशीन उद्योग इत्यादि। इनमें से कोई 2 आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भारत में बनाए गए कोई 4 डाक मार्गों के नाम लिखिए। भारत में मुख्य रूप से बनाए गए डाक मार्गों की संख्या है 6।
राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। इनमें से कोई 4 आप लोग लिख सकते हैं। पवन हंस भारत के किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि ऐसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जहां पर पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है, जैसे अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र अर्थात जैसे कि मुंबई हाई, यहाँ पर मुंबई हाई है, यहाँ पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए यह अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। जबकि बहुत ही ज़्यादा दुर्गम और दुर्लभ भूभाग जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन होता हो, दुर्गम स्थान हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी जगहों पर जाना हो, तब पवन हंस अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर होगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अर्थात सेंसर बोर्ड। सीमांत सड़क संगठन क्या है? सीमांत का अर्थ होता है जहां पर भारत देश की सीमा का अंत होता हो, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और नेपाल की सीमा, भारत और भूटान की सीमा, भारत और चीन की सीमा। तो इन देशों की सीमाओं पर सड़कों का निर्माण और उनकी देखभाल का जिम्मा लेने वाला जो सड़क संगठन है वह कहलाता है सीमांत सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। सीमांत सड़क संगठन के द्वारा संसार की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाई गई सुरंग है अटल टनल। अगला प्रश्न है 11वां, सड़क परिवहन के 2 गुण लिखिए। सड़क परिवहन के बहुत सारे गुण हैं, इनमें से आप कोई 2 गुण लिख सकते हैं, जैसे सड़कों को बनाने की जो लागत होती है वह कम होती है, सड़कों को ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न मतलब छिन्न भिन्न कटे फटे भूभागों पर भी वही की सामग्री का प्रयोग कर बनाया जा सकता है, अधिक ढलान और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण संभव है, यदि किसी मजरे टोले या कहीं दूर मोहल्ले में कम व्यक्तियों की आबादी है, वहाँ तक दूरी भी कम है और कम वस्तुओं का वहाँ से परिवहन होता है, तब भी सड़क परिवहन कम खर्चीला होता है। सड़क परिवहन के माध्यम से घर घर तक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी की तरह कार्य करता है, अर्थात जैसे हमको रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या बंदरगाह जाना हो तो सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है और क्यों है? रेल परिवहन सामान्य तौर पर समतल भूमि पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है, जैसे भारत का उत्तरी मैदान, क्योंकि यहाँ पर सघन जनसंख्या, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता है जिनका परिवहन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? प्राचीन काल में मानव समाज यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा आपस में जुड़े थे। खासकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ये रेशम मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, कॉर्न लॉ क्या था? वे कानून जिनकी सहायता से ब्रिटेन ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, उनको कहा गया कॉर्न लॉ। अगला प्रश्न 13वां, फ्लाई शटल क्या था? फ्लाई शटल एक यांत्रिक उपकरण है जिसका प्रयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता था। यह कपड़ों की बुनाई के लिए उपयोग में किए जाने वाला यंत्र था। इसके आविष्कार से बुनकरों को बहुत आसानी हो गई। इसी में अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी किसे कहते हैं? कताई को ही अंग्रेजी में स्पिनिंग कहा जाता है, अर्थात कताई के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन स्पिनिंग जेनी कहलाती है, जिसे जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था। इसकी वजह से मजदूरों की मांग में बहुत कमी आ गई और इसी कारण ब्रिटेन की महिलाओं ने इस मशीन को तोड़ने के लिए इस पर हमले शुरू कर दिए। प्रश्न क्रमांक 14, चैप बुक से क्या आशय है? अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। चेक बुक और चैप बुक आपको लगेगा कि कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है,
तो बिल्कुल नहीं है यह। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाले अध्याय में दिया गया है चैपबुक किसे कहते हैं। चैपबुक पॉकेट के आकार की छोटी किताबों को कहा जाता था जिनको फेरी वाले बेचते थे और इन फेरी वालों को चैपमैन कहकर बुलाते थे। अगला प्रश्न, कोरियाई किताब जिगजी की 2 विशेषताएं लिखिए। आपकी किताब में कोरियाई किताब की ढेर सारी विशेषताएं दी गई हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं, यह दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है, यह मूवेबल मेटल टाइप किताब है, इसमें बौद्ध धर्म की एक शाखा जैन के बारे में बताया गया है, इसमें भारत, चीन और कोरिया के 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख है, इस किताब को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। 15वां प्रश्न, पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जिसे हाथ से एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है और यह कार्य ताड़पत्र, ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र या चर्मपत्र पर होता था। पांडुलिपियाँ बहुत ही कोमल होती थीं और इनको सुरक्षित रखने की बड़ी ही चुनौती होती थी। अगला प्रश्न इसी में, मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर एक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए आंदोलन किया। इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, ये मुद्रण को ईश्वर की महान देन और सबसे बड़ा तोहफा कहते थे। प्रश्न क्रमांक 16, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिए, किसी विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जिसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों के उत्पादन का योगफल करके निकाला जाता है। अगला प्रश्न, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, संगठित क्षेत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे संगठित क्षेत्र में काम के घंटे निर्धारित होते हैं जो सामान्य तौर पर 8 घंटे होते हैं। यदि हम निश्चित घंटों से ज़्यादा काम करते हैं तो हमको बोनस प्राप्त होता है। संगठित क्षेत्र में वेतन मासिक आधार पर निश्चित तिथि को मिलती है। यदि संगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति छुट्टी लेता है या अवकाश लेता है तो अवकाश के दिन उसका वेतन नहीं काटा जाता, इसे संवैतनिक अवकाश कहते हैं। परीक्षा में कई बार 2 नंबर का प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि संवैतनिक अवकाश किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर लिखेंगे हम कि जब कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र में अवकाश पर जाता है तो उसे अवकाश दिवस का वेतन प्राप्त होता है, इसे ही संवैतनिक अवकाश कहते हैं। इसी तरह संगठित क्षेत्र में एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं। संगठित क्षेत्र में पेंशन, ग्रेजुइटी, चिकित्सा आदि की सुविधाएं होती हैं, ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। मेरी क्लास में कुछ बच्चे इसको उधारीकरण समझ बैठे कि किसी व्यक्ति को उधार देना उधारीकरण कहलाता है, तो ये उत्तर ऐसा नहीं होगा। उदारीकरण से होता है अर्थव्यवस्था का उदार होना, अर्थात किसी भी देश की सरकार जब विदेशी व्यापार के लिए सारे व्यापार अवरोध खत्म कर दे, सारे प्रतिबंध हटा दे, तो इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। इसी में अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसकी स्थापना विकसित देशों की पहल पर की गई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए नियमों को तय करता है। अगला प्रश्न 18वां, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के 3 प्रावधान लिखिए। मैंने बहुत सारे प्रावधान लिखे हैं लेकिन केवल 1 लाइन में लिखे हैं। 3 अंक का प्रश्न है, इसे 75 शब्दों में लिखना है, अर्थात प्रत्येक प्रावधान के बारे में कम से कम 2-3 लाइन आपको लिखना होगी। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। यह दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाता है। इसके अंतर्गत वन्यजीव सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं। इसके माध्यम से
यदि कोई व्यक्ति शिकार इत्यादि करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसी अधिनियम के माध्यम से अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण विनाश के सभी कारक वे हैं जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे जंगलों की आग, जंगलों का उन्मूलन, वन्य प्राणियों का शिकार, शहरीकरण, कृषि के अवैज्ञानिक तरीके इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 19 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में आए 3 महत्वपूर्ण बदलावों को लिखिए। 1992 के संविधान संशोधन के पहले सामान्य तौर पर पंचायती राज व्यवस्था बहुत ढुलमुल हुआ करती थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों का चुनाव अब नियमित कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई, क्योंकि इसका अधिनियम बन गया और 5 वर्ष के अंतराल में अब चुनाव कराना जरूरी हो गए। इसके साथ साथ इन निकायों के सदस्यों और पदाधिकारियों के पदों के लिए SC, ST और OBC जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए। 1992 का संविधान संशोधन ये कहता है कि स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्व की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी और इनके चुनावों की जिम्मेदारी स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की होगी। अगला प्रश्न, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। सही जोड़ी में आया हुआ है। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार को संघीय सरकार कहते हैं, उसी व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसको और अच्छे शब्दों में लिखना हो तो लिखेंगे संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इसकी विशेषताएं 7 हैं, ध्यान रखिएगा। पहली विशेषता है इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। प्रत्येक सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और इस शासन के लिए संविधान द्वारा अलग अलग सूचियों के माध्यम से उनके अधिकार तय किए जाते हैं। यदि इन अधिकारों में कोई बदलाव करना हो तो संविधान संशोधन से ही संभव है और ये संविधान संशोधन दोनों स्तर की सरकारें मिलकर करती हैं। अब यदि संविधान संशोधन में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। 6वां बिंदु इसका आएगा कि प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जाती है। जैसे भारत में GST के माध्यम से यह तय की जाती है, केंद्रीय GST और राज्य की GST अलग अलग। सबसे महत्वपूर्ण अंतिम 7वां बिंदु है कि संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। प्रश्न क्रमांक 20, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? भारत में आपके अध्याय के अनुसार ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के स्रोत हैं। यदि अनौपचारिक स्रोतों में गड़बड़ी ना हो तो औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे कि औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक ऋणदाता बहुत अधिक ब्याज वसूलते हैं। औपचारिक ऋणदाता यानी बैंक, सहकारी समिति इत्यादि। अब होता क्या है कि अनौपचारिक क्षेत्र में जब ब्याज दर अधिक होती है उसकी वजह से उधार लेने वाले के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे वे कुछ शर्तें लाद देते हैं। यदि किसी साहूकार ने किसी किसान को ऋण दिया तो बदले में वो साहूकार क्या कहता है कि कम कीमत पर अपनी फसल वह उसे ही बेचेगा, उस गारंटी पर उधार दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो इन शर्तों से किसानों की रक्षा हो, वे बैंकों से, सहकारी बैंकों से, किसान बैंकों से, KCC इत्यादि के माध्यम से ऋण लें। इसलिए औपचारिक स्रोतों की बढ़ाने की ज़रूरत है। अनौपचारिक ऋणदाता कर्जदारों से बुरा व्यवहार करते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। औपचारिक ऋण क्षेत्रों में, साख क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी का काम करता है तो वहाँ गड़बड़ी नहीं होती, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसी सुविधा का अभाव देखा जाता है। इसलिए भी
औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अनौपचारिक साख में गरीब लोग जो ऋण लेते हैं उसकी वजह से वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं, जैसे स्वप्ना का उदाहरण हमने देखा है। जबकि बैंकों द्वारा दिए जाने वाला जो लोन होता है उसमें यह स्थितियां निर्मित नहीं होती हैं। भारत में अभी भी औपचारिक स्रोतों से आधे लोग ही ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि शेष आधे लोग अभी भी ऋण जाल में अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से फंसे हैं। अतः हमको देश के विकास में मदद के लिए औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे का मूल विचार क्या है? व्याख्या कीजिए। स्वयं सहायता समूह का मूल विचार है गरीबों के लिए आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करना। आत्मनिर्भरता यानी उनको आर्थिक स्वावलंबन देना, जो कि उनको रोजगार के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर उनको लोन लेना हो तो कोई भी औपचारिक स्रोत, बैंक वगैरह उनको ऋण देता नहीं है। तो स्वसहायता समूह जो है उनको ऋणाधार की समस्या से मुक्ति दिलाते हैं, उनकी साख का निर्माण करते हैं। अर्थात गरीबों के लिए साख का निर्माण करना स्वसहायता समूहों का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे वे स्वावलंबी हो सकें और समाज में स्थान बनाते हुए आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। प्रश्न क्रमांक 21, अवध का किसान आंदोलन खेड़ा और चंपारण के किसान आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? इसका उत्तर लिखने से पहले आपको बता दूं, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से हमको उस पाठ की पूरी समझ पैदा हो जाती है और चंपारण, खेड़ा और अवध के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लिखेंगे तो चूँकि तीनों आंदोलन हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आंदोलन के कारण देखेंगे पहले बिंदु में हम, दूसरे में देखेंगे इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, तीसरा देखेंगे आंदोलन के तरीके क्या थे और चौथा देखेंगे हम आंदोलन के परिणाम। अब जब हम आंदोलन के कारणों पर जाते हैं तब अवध के किसानों का आंदोलन का कारण हम देखते हैं कि अवध में जो आंदोलनकारी किसान थे वे भूमिहीन और खेतीहर मजदूर थे, जो कि भाड़े पर जमींदारों से ज़मीन लिया करते थे और साथ ही कुछ छोटे किसान भी उनसे जुड़े थे। यानी ये अवध के किसान जमींदारों और ताल्लुकदारों की दमनकारी नीतियों से परेशान थे। जबकि चंपारण का जो किसान था वह नील की खेती जो जबरन तरीके से कराई जा रही थी उसकी वजह से परेशान था, और खेड़ा का किसान लगान वृद्धि के खिलाफ में था। तो ये हो गया आंदोलन के कारण। अब अपन देखते हैं नेतृत्वकर्ता। अवध के आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो बाबा रामचंद्र थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू जुड़े। कुछ अन्य किताबों में मदारी पाशी नाम के व्यक्ति का भी नेतृत्वकर्ताओं में नाम आता है, हालांकि ये आपके पाठ में नहीं है लेकिन जानकारी होना चाहिए। जबकि चंपारण का जो किसान आंदोलन था उसके नेता रामचंद्र शुक्ल थे। इनके ही कहने पर महात्मा गांधी सत्याग्रह का पहला प्रयोग करने चंपारण पहुंचे थे। खेड़ा का जो नेतृत्व था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में था। आंदोलन के तरीकों की बात करें तो अवध का जो आंदोलन था वह आक्रामक और संगठित था, क्योंकि इसने दमनकारी जमींदारों का समाज से बहिष्कार कर दिया था। इनके लिए नाई और धोबी बंद कर दिए थे। जबकि खेड़ा और चंपारण के आंदोलन अधिक शांतिपूर्ण और संयमित ढंग से हुए। यहीं पर गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आंदोलन के परिणामों की बात करें तो ये तीनों आंदोलन सफल हुए, जिसमें खेड़ा और चंपारण का आंदोलन पूर्ण सफल हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। जबकि अवध के किसान आंदोलन में जो छोटे किसान थे, जो भूमिहीन किसान थे, उनको केवल उनके अधिकारों की रक्षा की गई, उनको ज़मीनों के पट्टे नहीं मिल पाए। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अपंगता को राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर किया जा सकता है। यह कथन स्पष्ट कीजिए। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। इसका उत्तर अपन इस तरह लिख सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर का कोई अंग कमज़ोर हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? शारीरिक अपंगता। ठीक उसी तरह जब समाज का कोई अंग, यानी समाज मतलब जहाँ पर विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोग रहते हों, अलग अलग जाति, धर्म, नस्ल के लोग रहते हों,
उनमें किसी वर्ग विशेष के साथ में भेदभाव हो तो उसे सामाजिक अपंगता कहते हैं। जैसे शारीरिक अपंगता को पूरे तरीके से भले ही ठीक न किया जा सकता हो, लेकिन सामाजिक अपंगता को दूर किया जा सकता है। सामाजिक अपंगता को दूर करने के लिए विभिन्न तरह के अधिकारों की आवश्यकता होती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, जिसमें व्यक्ति विधानमंडलों में जाकर अपने वर्ग की सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए बात रख सकता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक अपंगता को राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न 22वें नंबर का, बहुदलीय प्रणाली क्या है? बहुदलीय प्रणाली ने भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया? बहुदलीय प्रणाली मतलब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन करती हैं। जैसे भारत में 750 से अधिक राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं और ये मिलकर सरकारें बनाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के माध्यम से अनेक दलों को मिलाकर सरकार बना रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नाम से उपस्थित है। अब बात करते हैं कि बहुदलीय प्रणाली ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया। तो भारत एक विविधता वाला देश है, जहां अलग अलग जातियां, समाज और भौगोलिक विविधताएं हैं, जिनको एक या दो दल आसानी से नहीं समेट सकते। इसलिए अनेक दल मिलकर इस व्यवस्था को सरलता से प्रबंधित कर लेते हैं। इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों को भी लोकतंत्र में सही हिस्सेदारी इस व्यवस्था से मिलती है। छोटे पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है, हर पार्टी की बात सुनी जाती है, अल्पसंख्यकों की बात सुनी जाती है, चुनाव पारदर्शिता से होते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग सभी की बातें सुनता है। इस तरह से इन विभिन्न कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। इनमें प्रमुख चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिसमें सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के समूहों के हाथ में ही सिमट कर रह गई है, जिससे उसके समर्थक या अन्य लोग जो उस पार्टी से जुड़े हैं वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, उनको उतना महत्व नहीं मिलता। इस तरह पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी देखी जाती है। अगला है वंशवाद की चुनौती। अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं उनमें एक ही परिवार या एक ही वंश के व्यक्तियों का कब्जा होता है, जिससे सामान्य कार्यकर्ता बड़े पदों तक नहीं पहुंच पाता। तीसरे नंबर पे आता है पैसा और अपराधी तत्वों का बोलबाला। चुनाव के समय हम देखते हैं कि सामान्य अगर स्तर का कार्यकर्ता है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाता है, जबकि धनबल और बाहुबल जिसके पास है, जिस राजनीतिक दल के पास है, वो आगे बढ़ता नजर आता है। तो ये जो नाजायज़ तरीके के प्रयोग राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी चुनौती है। अंतिम रूप से देखते हैं अपन पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की चुनौती। सारी राजनीतिक पार्टियों के विचार भले ही अलग अलग हों, विचारधारा अलग हों, लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो इनकी नीतियां और कार्यक्रम एक जैसे लगते हैं और जनता जो है इन सब से ऊबती नज़र आती है। तब एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश बनी रहती है, जिसे विकल्पहीनता की चुनौती कहा जाता है। इस तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। अंतिम प्रश्न मानचित्र का आता है, जिसमें पूछा गया है अमरकंटक, मुंबई हाई, डिगबोई और विशाखापट्टनम। अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर स्थित है, जबकि मुंबई हाई अरब सागर में है, डिगबोई असम में है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे सुरक्षित और गहरा बंदरगाह है। अगले चार ऑप्शन कटनी, मयूरभंज, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और तारापुर। तो कटनी मध्य प्रदेश के मध्य में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, HVJ हजीरा गुजरात,
वी फॉर विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से इस प्रश्न पत्र को आप लोगों ने हल किया। आपकी अगली जो यात्रा है वार्षिक परीक्षा के लिए वह सुखद हो, सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं इसको विराम देता हूँ। लेकिन हाँ, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। भूमंडलीकृत विश्व का बनना वाले अध्याय में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी डॉलर को सोने के साथ में लिंक किया गया था और बाकी दुनिया की जो मुद्राएं थीं वह डॉलर के साथ लिंक थी। और इनका मान क्या था, तो आपकी किताब में मिसप्रिंटिंग हो गई है। किताब में मिसप्रिंट ये लिखा है कि $1 को 35 औंस सोने के आधार पर तय किया गया, जबकि लिखा होना था $35 को 1 औंस सोने के आधार पर तय किया गया। कृपया कर इस मिसप्रिंटिंग को आप लोग सुधार लें और परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी करें, ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हों। परीक्षा आने तक विभिन्न प्रकार के उपयोगी ई कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूँगा ई क्लासेस बाय मनीष सर के प्लेटफॉर्म से। तो चलिए, तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।